Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to start a new lecture series that is on RCC Foundation. This is basic introduction about foundation. This is lecture 6 part 1. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। फाउंडेशन की जब भी बात होगी तो आपको दो ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। एक है फाउंडेशन और दूसरी है फुटिंग। तो ये दोनों क्या हैं और इनका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। फाउंडेशन, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर्स द वर्टिकल लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू अंडरलाइंग सॉइल। फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चरल पार्ट है जो कि जो ऊपर से आ रहा है, ये कॉलम से आया वर्टिकल लोड है, इसको एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि ओवरऑल ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम फाउंडेशन कहेंगे। फुटिंग क्या है? इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ फाउंडेशन दैट इज इन टच विद द सॉइल। तो ऐसा पोर्शन फाउंडेशन का जो कि सॉइल के साथ टच में है उसे हम लोग फुटिंग कहते हैं। तो फुटिंग कितने टाइप्स की हैं? फुटिंग कई टाइप्स की हैं और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस and the questions that has been asked in ESC, SSCJ, in various PSU exams, I have decided to write the important information in here. तो जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग भी दो तीन तरह की हो सकती हैं। जैसे कि एक सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, सिंपल इसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं, या सिंगल फुटिंग कह लो, रेक्टेंगुलर फुटिंग कह लो। सिंपली इसका मतलब ये वाली है। फिर दूसरी है स्टेप्ड फुटिंग और स्लोप्ड फुटिंग। स्टेप्ड मतलब देखो ऊपर वाला पोर्शन जो वो स्टेप्स में बना दिया, स्लोप मतलब स्लोपिंग दे दी है। तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल, दिस इज टॉप व्यू। सो नोट करो, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बेटर टू यूज द स्टेप्ड और स्लोप्ड फुटिंग। ये स्लोप्ड फुटिंग या स्टेप्ड फुटिंग बेटर है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के यूज से। एंड अगर आप सोचें कि साइट पर ज़्यादातर आपने कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा जो यहाँ आपको पिक में दिख रहा है। इसका कारण ये है कि स्लोप्ड फुटिंग में जो फ्रॉम द व्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर देखें, इट इज़ ईजियर टू मेक इट। सेकेंडरी थिंग, जो ये ऊपर का कॉन्क्रीट है, ये जो मिनिमम हाइट है, इसके बाद ये जो कॉन्क्रीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि ये ज़्यादातर कोई लोड में पार्ट नहीं लेता है, तो हम लोगों ने इसे हटा दिया। अगर आप अननेसेसरीली इतनी बड़ी और इतनी मोटी बनाओगे तो आप कॉस्ट बढ़ा दोगे, बिकॉज अननेसेसरी बहुत सारा कंक्रीट पोर करना पड़ेगा। तो इस टाइप की फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग किस किस टाइप की सॉइल पे, ऑल्दो ये वाली चीज़ हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो जियोटेक में पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगा, बट फॉर नाउ वी कैन से हाँ सर इसको उन सॉइल्स पे बना सकते हैं जिनके अंदर सेटलमेंट कम होगा अंडर लोड, या यूँ कहें कि गिवन लोड जो है कॉलम के ऊपर वो कम है। बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग की। कंबाइंड फुटिंग की बात की जाए तो एक ऐसी फुटिंग जिसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा कॉलम हैं या लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनको हम कह रहे हैं कंबाइंड फुटिंग। ओके, तो लेफ्ट में आपको जो ये पिक दिख रही है, दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड टॉप व्यू। तो यहाँ पे जो लोड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है फुटिंग के अंदर, एंड इट इज़ कंबाइंड फुटिंग। अब हम बात करते हैं कि ऐसी फुटिंग भी हो सकती है क्या सर जहाँ पे अनइक्वल लोड्स हो ऑन कॉलम? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज 100 किलो न्यूटन से एंड दिस थिंग इज 75 किलो न्यूटन। सो अगर इस वाले कॉलम पे ज़्यादा लोड है एज कम्पेयर टू दिस कॉलम, तो इधर की साइड जो विड्थ है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, जो आपको दिख भी रहा है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर। एंड इसका मेन पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ इज टू हैव द यूनिफॉर्म प्रेशर इन द सॉइल। यानी कि इस तरीके से शेप को डिज़ाइन किया गया है ट्रेपेजॉइड फुटिंग के, कि जो शेप है, इस शेप की वजह से जो सॉइल का प्रेशर है वो इक्वल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसका जो मेन कंसेप्ट है कि डिज़ाइन का जो कंबाइंड फुटिंग है उसका ये रहा, वो है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड मस्ट कोइंसाइड टू कीप द प्रेशर यूनिफॉर्म ओवर द सॉइल।
दिस इज प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि सीजी ऑफ सॉइल और सीजी ऑफ जो फाउंडेशन है वो मैच करनी चाहिए। तीसरे टाइप की फुटिंग है, ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं हम स्ट्रिप फुटिंग। कुछ नहीं, एक बहुत लंबी सी स्ट्रिप बना दो और इसके ऊपर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके ऊपर अगर सपोज करो ये स्ट्रिप है, इसके ऊपर या तो कॉलम हो सकते हैं बहुत सारे, या इसके ऊपर एक वॉल बना सकते हो कंटिन्यूसली। तो आपने जनरली जब अपने अगर 2 मंजिला या मुश्किल से 1 मंजिला जो घर होते हैं, 1 स्टोरी होम्स होते हैं, उनकी जो फाउंडेशन देखी होगी वो मेनली स्ट्रिप फुटिंग के फॉर्म में देखी होगी। तो स्ट्रिप फुटिंग की जो क्रॉस सेक्शन है ये रहा, कॉलम के साथ ये रहा, एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर आई वुड से मीडियम टू स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स। बात आती है राफ्ट और मैट फुटिंग की। राफ्ट और मैट फुटिंग के अंदर एक बड़ी फुटिंग है और उसके अंदर बहुत सारे कॉलम है, उनका लोड जा रहा है। तो ये सर कंबाइंड कॉलम के लिए नहीं, कंबाइंड कॉलम में एक पर्टिकुलर लाइन में हो सकता है या एक पर्टिकुलर 2-4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट यहाँ बहुत बड़ा एरिया का लोड जो है बहुत अच्छे से लोअर लाइन सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सर ऐसा क्यों किया गया, इन्होंने आइसोलेटेड क्यों नहीं लिए यहाँ पे? देखो आइसोलेटेड लेते ना तो यहाँ पे क्या है, परेशानी शुरू हो सकती थी डिफरेंशियल सेटलमेंट की। अब ये क्या चीज़ ला रहे हो, नहीं नहीं भला लाते रहते हो सर। अरे कुछ भी नहीं यार, देखो अगर ये कॉलम्स है, सपोज करो हम इसी को लेते हैं, यहाँ पे एक स्लैब है, अब स्लैब और कॉलम आपस में रीइंफोर्समेंट से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर बीम भी बना दिए, सब कुछ ये सब जुड़ा हुआ है। अब इन सबको आइसोलेटेड बनाया, ठीक है, इसके नीचे है क्ले या सिल्ट टाइप की सॉइल, जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट सॉइल है तो ये सपोज से लोड की वजह से जो आउटर वाला है ये थोड़ा ज़्यादा सेटल कर गया और अंदर वाला इसने कम सेटल किया, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल सा सेटलमेंट आ जाएगा। इस सेटलमेंट के आने से क्या होगा, जो यहाँ स्लैब है वो ज़बरदस्ती थोड़ा नीचे खींचेगी, यहाँ थोड़ी सी ऊपर रहेगी, अननेसेसरी स्ट्रेस। जो इसके नीचे बीम होगी वो उसके साथ भी सेम कंडीशन आ जाएगी, और इस तरीके से स्ट्रक्चर में अननेसेसरी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से वो जल्दी फेल कर जाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए डिफरेंशियल सेटिंग ना हो ऐसी सॉइल्स के अंदर जो कि सॉफ्ट होती हैं, उनके ऊपर राफ्ट और मैट फुटिंग दे देते हैं। ये राफ्ट फुटिंग है, ये मैट फुटिंग है। बात करते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग की। स्ट्रैप फुटिंग इज बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहूँ जो समझ नहीं आता है बच्चों को, वो ये कि 2 आइसोलेटेड फुटिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया है एक रिजिड स्ट्रक्चर से, एक रिजिड बीम से, जिसे कहते हैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म है स्ट्रैप बीम। तो ऐसा करने से थोड़ा लोड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले कॉलम पे, सॉरी इस वाली फुटिंग पे, कॉलम बोल दिया उसके लिए सॉरी, इस वाली फुटिंग पे, और जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस छोटे वाले पोर्शन की बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं एक्सेंट्रली लोडेड कॉलम फुटिंग है, यानी कि यहाँ पे कॉलम जो है सेंटर के बजाय थोड़े कोने में बन गया। यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मूवमेंट के कारण, यहाँ लोड प्लस मूवमेंट हमें परेशान कर सकता है। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो ठीक है यार जोड़ दो फिर। इस तरीके से भी आप फुटिंग को डिज़ाइन करते हो। तब हम जो ये डिफरेंट टाइप्स की फुटिंग है इनको देखने के बाद अब देखते हैं कि कैसे सॉइल में प्रेशर डेवलप होता है, कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है। तो आप एटलीस्ट इसको पॉज कर करके सारा अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, इतना तो पता होना ही चाहिए हमें। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फुटिंग अंडर लोड एंड मोमेंट्स की। द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड कोइंसाइड्स विद द सीजी ऑफ फाउंडेशन। बिल्कुल, सीजी ऑफ फाउंडेशन और सीजी ऑफ लोड आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये तुम्हें जहाँ पे भी मिले टिक मार्क कर दो, जब भी डिज़ाइन करो उसको दिमाग में रखो, सबसे पहला काम ही यही करना है। ठीक है, तो एक फुटिंग लेते हैं जिसके अंदर लोड और मोमेंट है, और एक फुटिंग लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ लोड है। ओके, सो अगर फुटिंग है तो उसमें Q1 दिखा दिया मैंने, Q2 दिखा दिया, और मैथमेटिकली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब कॉलम्स पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने कैसे मूवमेंट का इफेक्ट एक तरफ टेंसाइल रहेगा और एक तरफ उसका ही मूवमेंट का इफेक्ट एक तरफ कंप्रेसिव हो जाता है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर ऑल्सो। तो इस वजह से क्योंकि Q1 ज़्यादा है Q2 कम है, तो देखो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर हो जाएगा ओवर द सॉइल ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ मूवमेंट।
बट अगर यहाँ मूवमेंट ना होता, सिर्फ लोड होता, तो क्या होता, ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता ओवर द सॉइल, फाउंडेशन अंडर लोड ओनली। तो हम बेसिकली IS कोड ये बोलता है कि यार कोशिश करो कि तुम जो लो प्रेशर है जो सॉइल का आ रहा है वो यूनिफॉर्म बना रहे तो अच्छा है, या नियर टू यूनिफॉर्म बना रहे तो बहुत अच्छा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि हमें क्या चाहिए। अब आप देखो तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लॉजेस को उठा के एक साथ जोड़ा है लाइन बाय लाइन, ताकि आप इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल लिख के याद कर सको। इनको बिल्कुल याद कर लेना है, और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। ये क्लॉज का ये है, ये ऑप्शन बना के पूछते रहते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं जनरल पोर्शन को। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ ए से डिनोट किया है, 34.1 क्लॉज है IS 456 का। फुटिंग शेल बी डिजाइन टू सस्टेन अप्लाइड लोड्स, मोमेंट्स एंड फोर्सेस। यानी कि फुटिंग किसके लिए डिजाइन की जा रही है? सबसे पहला मतलब क्वेश्चन ये आ चुका है एक बार तो यार कि हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, लोड के लिए भी कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए भी कर रहे हैं, फोर्सेस के भी कर रहे हैं। सीधी सीधी बात कोड ने बोल दिया, लगा दिया। एंड इंड्यूस्ड रिएक्शंस, and induced reaction, and to ensure that any settlement which may occur shall be as nearly uniform as possible, and safe bearing capacity of soil is not exceeded। अगर अपन देखें अब सेम इसी कंसेप्ट को वापस से, तो वो बोल रहा है कि इंड्यूस्ड रिएक्शन और सेटलमेंट की भी बात करो, और सेटलमेंट भी कैसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फुटिंग का यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सेटलमेंट कहाँ पॉसिबल है सर? यूनिफॉर्म सेटलमेंट यार तभी पॉसिबल है जब आपका जो नीचे से आया हुआ इंड्यूस्ड रिएक्शन यूनिफॉर्म हो या नियर टू यूनिफॉर्म हो। अगर आपने ज़्यादा वेरिएशन देखा तो एक साइड ज़्यादा सेटलमेंट होगा और स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो यानी कि कोड क्या चाहता है हमारे से? कोड चाहता है कि मूवमेंट भी हो तब भी आप यूनिफॉर्म प्रेशर के आसपास की चीज़ को डिज़ाइन करें। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, आप चाहे तो मेरी तरह भी इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इससे ज़्यादा याद रह सकता है आपको। चलो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने ए का 1 पार्ट दिया, द थिकनेस ऑफ एज ऑफ फुटिंग इन रीइंफोर्स्ड एंड प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग। देखो फुटिंग भी दो तरह की हो सकती है, प्लेन कॉन्क्रीट मतलब बिना स्टील बार्स की, और एक स्टील बार वाली, यानी कि एक RCC और एक सिंपल सीमेंट कॉन्क्रीट की फुटिंग। The thickness of edge shall not be less than 150 mm for footing on soil and nor less than 300 mm above the tops of piles of footing on piles। जो भी है ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाहता है कि पाइल्स वाली जो फुटिंग होती है यार, ये हम लेते हैं डीप सॉइल के अंदर, यानी कि डीप फाउंडेशन के अंदर। उसका जो सॉइल कैप है, सॉरी पाइल कैप है, इसे पाइल कैप कहते हैं, सॉइल कैप कह दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, इसे पाइल कैप कहते हैं। पाइल कैप की जो थिकनेस है, इट शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, वेयर एज इन द केस ऑफ शैलो फाउंडेशन, यानी कि ये जो हमने आइसोलेटेड फुटिंग देखी या कोई भी फुटिंग देखी, कंबाइंड देखी, चाहे स्ट्रैप देखी, उनकी जो मिनिमम थिकनेस है इट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm। तो यहाँ पे नीचे वाला जो है 150 mm से कम नहीं, ये नीचे वाला 150 mm से कम नहीं चाहिए, ये वाला 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। चलो इसका पार्ट 2 दिखाओ। इसने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और ये किस टाइप की फाउंडेशन के लिए बात कर रहा है वो देखो। द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, देखो सिर्फ कॉन्क्रीट बोल रहा है, यानी कि प्लेन कॉन्क्रीट की बात हो रही है, या CC बोलते हैं अपन जिसे जनरली, सीमेंट कॉन्क्रीट, उसकी बात कर रहा है, RCC की बात नहीं कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, एक एक वर्ड को ढंग से देखा करो। एट द बेस ऑफ कॉलम और पेडेस्ट्रल शैल बी कंसिडर्ड एज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय बियरिंग टू द टॉप ऑफ सपोर्टिंग पेडेस्ट्रल एंड फुटिंग। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट सिर्फ यही क्यों किया है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ऊपर जो कॉलम से लोड आ रहा है नीचे फुटिंग के अंदर, वो किस फॉर्म में है, वो बियरिंग स्ट्रेस की फॉर्म में है। बियरिंग स्ट्रेस आप कैसे देख सकते हो, मतलब एक तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस की फॉर्म में आप देख सकते हो।
बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं, जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर या मटेरियल्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे पे जो लोड है उसको ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू बियरिंग, यानी कि थ्रू कंप्रेशन। तो वहाँ पे कंप्रेशन जैसे हम बोलते हैं ना, वो होमोजीनियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए है। अब जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आ जाएं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आ जाएं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टेक्निकली बियरिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाउंडेशन के लिए? कॉलम टू फाउंडेशन बियरिंग स्ट्रेस, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो कंप्रेसिव है। बस बताने के लिए अपने आप को कि हाँ इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ हो सकती है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, द बियरिंग प्रेशर ऑन लोडेड एरिया शैल नॉट एक्सीड द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अ वैल्यू इक्वल टू रूट ओवर A1 बाई A2। A1 है एरिया ऑफ फुटिंग, A2 इज एरिया ऑफ कॉलम बेस, बट नॉट ग्रेटर देन 2। यानी कि नॉन आरसीसी यानी कि सिंपल सीमेंट कॉन्क्रीट वाली को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो से, और 2 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई मत कर देना। अच्छा, बियरिंग के लिए फॉर्मूला दिया है, कोड ने बिल्कुल दिया है। तो कोड ने इसी पर्टिकुलर क्लॉज के साथ ये पोर्शन दिया हुआ है कि LSM में 0.25 FCK है और LSM में 0.45 FCK है, तो WSM का 0.25 एंड दिस इज 0.45। अब देखो, इफ अबव स्ट्रेस एक्सीडेड, सबसे पहली कोशिश क्या करो, सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन बना के देखो। मतलब अपन ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में बनाएंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर में चेक कर लो, या आप ये भी कह सकते हो कि हैंड से कैलकुलेशन बना के देख लो। इफ अबव स्ट्रेस एक्सीडेड ट्रांसफर द लोड यूजिंग स्टील रिइंफोर्समेंट, यानी कि ऊपर वाले से काम नहीं चल रहा है, तब हम देंगे आरसीसी की फुटिंग, या कहूँ फाउंडेशन। आरसीसी के फाउंडेशन में आ गए। तो इसके बारे में भी कोड ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जैसे कि कॉलम बार्स ऑफ डायमीटर लार्जर देन 36 mm, यानी कि कॉलम की जो बार हैं अगर वो ग्रेटर देन 36 mm है इन कंप्रेशन, ओनली कैन बी डोवर्ड एट द फुटिंग्स विद द बार्स ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ नेसेसरी एरिया। हो सकता है कि यहाँ पे छोटे एरिया की हूँ, से 20 mm की यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 36 mm की यूज़ कर लिया आपने, तो उसके लिए ही स्पेशल एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो मैंने बताया। बट मैंने हाईलाइटेड पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी गया है, वो है अ डिस्टेंस इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कॉलम बार एंड इनटू द फुटिंग, अ डिस्टेंस इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डोवल बार। सिंपल क्या करना है, द डोवल शेल एक्सटेंड इनटू कॉलम। हमें डोवल बार्स यानी कि जो अपन बात कर रहे हैं कॉलम से आने वाली जो रिइंफोर्समेंट है उनको कहाँ तक लेके जाएं, उनको लेके जाना है ग्रेटर देन, क्योंकि नॉट लेस देन बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ। देखो यहाँ पे मैंने ढंग से इसको बनाया है कि आपकी जो कॉलम की बार्स आ रही हैं इनको, सपोज करो यहाँ पे तो कॉलम खत्म हो गया, इसके बाद फाउंडेशन चालू, बट फाउंडेशन में कितना घुसाना है, नॉट लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोर्थ ये वाला पॉइंट आप ज़रूर लिख लें, ये एक बार ज़रूर पूछा गया था। एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और डॉवल ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम और पिडेस्टल, कुछ भी हो, यानी कि एरिया ऑफ कॉलम की बात हो रही है, अगर आप कहें इट इज 0.5% ऑफ BD, ठीक है। इतनी लॉन्गिट्यूडनल बार्स तो एक्सटेंड करनी है भाई, एंड मिनिमम, कम से कम अगर परसेंटेज से कम ना रहे तो कितना कम देना, 4 बार शैल बी प्रोवाइडेड where dowels are used, their diameter shall not exceed the diameter of column bars by more than 3 mm। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद करनी है, डिज़ाइन में भी ये यूज़ होता है। अब बात करता हूँ मैं, जनरल पार्ट मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट का इफेक्ट और शेयर का इफेक्ट कैसे फाउंडेशन में लोगे आप। तो क्लॉज नंबर ये है 32.2.3.2 कुछ ज़्यादा ही पॉइंट हो गए ना चलो, द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मूवमेंट, साफ वर्ड है, देखो कोड का साफ क्लीन वर्ड आया है, द ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेंडिंग मूवमेंट टू बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ एन आइसोलेटेड कॉन्क्रीट फुटिंग। यहाँ हम सिर्फ आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं, विच सपोर्ट्स अ कॉलम, ओके, पेडेस्टल और वॉल जो भी है,
shall be the moment computed in manner prescribed in this thing at the section located at follows। किस सेक्शन पे सबसे ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट होगा तुम्हारा, किसके लिए, कॉलम के लिए, पेडेस्टल के लिए, वॉल के लिए। तो ये रहा ए, एट द फेस ऑफ कॉलम, वर्ड है फेस, इसको मार्क कर लें। द फेस ऑफ कॉलम, पेडेस्टल और वॉल फॉर फुटिंग सपोर्टिंग अ कॉन्क्रीट कॉलम, पेडेस्टल और वॉल। यानी कि अगर आपकी वॉल, कॉलम या पेडेस्टल आरसीसी का है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ होगा, एट द फेस ऑफ कॉलम होगा, जो मैंने यहाँ पे अब ग्राफिकली बनाया है। ये देखो, ये फुटिंग है, फेस ऑफ कॉलम है, इसके ऊपर एक सेक्शन बनाओ। ये अब आपको हो गया सर एक ही साइड का नहीं, दोनों साइड के फेस ऑफ कॉलम, यार इधर भी उधर भी सब जगह फेस ऑफ कॉलम पे ही ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट होगा, कोड ने बोल दिया है। इसको 2D में बनाने के लिए भी देखो ये बनाया मैंने, उसी तरीके से लेफ्ट में भी आप, मतलब इधर राइट में देख लिया, लेफ्ट में भी देख लिया, बात एक ही है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अच्छा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड एजेस ऑफ द वॉल फॉर फुटिंग अंडर मैसनरी वॉल। अच्छा, अगर फुटिंग के ऊपर मैसनरी वॉल है तो उसके हाफ वे के बिटवीन होगा। मतलब देखो, अगर ये डिस्टेंस से ए है तो मैंने रेड जो बनाया है, ये सेंटर लाइन है वॉल की, और एजेस कहाँ है, ये रहा, तो इन दोनों का हाफ कहाँ होगा, सर a/4 फ्रॉम एज होगा। तो यार a/4 ही तो लिखा है मैंने, यहाँ देखो a/4 फ्रॉम एज, यानी कि अगर मैसनरी वॉल आ जाए तो जो टोटल विड्थ है वॉल की उससे डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम द एज, वहाँ पे क्या है, क्रिटिकली ये जो ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट प्लेन है वो है। पार्ट सी पे आ जाओ यार, हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ कॉलम, फेस ऑफ कॉलम ओके, और पेडेस्टल एंड द एज ऑफ गसेटेड बेस। से ये आरसीसी का नहीं है, यहाँ पे गसेटेड है। गसेटेड मतलब आप बहुत सारे आई सेक्शन लगाए हुए हैं हमने, आई सेक्शन के ऊपर एक आई सेक्शन है, ये नीचे वाला भी एक आई सेक्शन है, स्टील का बना हुआ है ना। तो ये आई सेक्शन स्टील के बने हुए हैं, तो उसने कहा फेस ऑफ कॉलम और एज ऑफ गसेटेड बेस, इनके भी कहाँ पे, हाफ वे पे, हाफ वे पे। तो यानी कि वॉल के अंदर तो अंदर घुस गया और स्टील यूज कर ली तो बाहर चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या है कि ये वाला, इस पे तो कई बार क्वेश्चन आ गया, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ गया, इस पे बहुत ही रेयरली कभी पूछा गया है। भाई ऐसी चीज़ों को जो रेयरली पूछते हैं उनको तो दिमाग में डालना ही डालना चाहिए, जो साथ में फ्री मिल रही हो। क्यों? क्योंकि इस पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ये झूठा हुआ है ना, इसीलिए। चलो, अब फुटिंग को डिज़ाइन कैसे करना है, तो क्लॉज 34.5.1 में इसने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है IS 456 के। इसने क्या बोला है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट एंड स्पेसिंग। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट की जो मिनिमम है, और स्पेसिंग है उसकी शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉलिड स्लैब। यानी कि जो स्पेसिंग है और जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है उनको ही डिज़ाइन करना है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड स्लैब। यानी कि पूरी सॉलिड स्लैब उठा के नीचे बना दो, नहीं, वो नहीं करना है। फाउंडेशन के अपने स्टेप्स हैं जो कि सॉलिड स्लैब से मिलते जुलते हैं, वो बात अलग है। बट मिलते जुलते हैं, कंसेप्ट मिलता जुलता है, पर फॉर्मूलाज नहीं मिलते हैं, तो वो बदल जाते हैं। वो मैं आपको डिज़ाइन स्टेप में दिखाऊंगा भी। बट ये बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट किस तरीके से देनी है, सॉलिड स्लैब की देनी है, यानी कि 0.12% फॉर Fe415, और अगर Fe250 हो तो कितना देना है सर, 0.15%। मतलब इससे तो ज़्यादा ही देनी है हमें स्टील, और स्पेसिंग भी उसी के अकॉर्डिंग देनी है जैसे हमने स्लैब में सीखी थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं शेयर डिज़ाइन की। तो शेयर डिज़ाइन को फाउंडेशन के लिए जो आरसीसी वाली है, दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। बेटर वर्ड कैटेगराइज होगा। एक है वन वे शेयर और एक है टू वे शेयर। तो पहले देखते हैं वन वे शेयर क्या है, फिर टू वे शेयर पर जाएंगे। कंसिडरिंग फुटिंग एज वाइड बीम, देखो यही गेम खेल गया है। ये जो इसने काम किया हुआ है ना, यही हमारे सारी कैलकुलेशन का बेस है। अब ये आपने जो ये लिख दिया है इसका मतलब समझाओ। देखो ये फुटिंग देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल ये फुटिंग क्या कर रही है, ऊपर से लोड ला रही है और इसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, यही काम था फुटिंग का। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर इसने नीचे दिया है कुछ भी लोड, तो उतना ही लोड तो वापस सॉइल ऊपर देगा, ठीक है।
और सॉइल की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसको हम लोग सॉइल के अंदर क्यू नॉट से पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। इसको यहाँ पे हम डब्ल्यू यू से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो डिज़ाइन हो गया। हमें इस तरीके से रखना है कि हमारा जो डब्ल्यू यू डेवलप हो सॉइल के अंदर वो लेस देन क्यू नॉट हो। मतलब क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम सॉइल कितना झेल सकती है, और हम कितना दे रहे हैं, डब्ल्यू यू लगा रहे हैं। तो अभी कितना आ रहा है नीचे से, सर डब्ल्यू यू आ रहा है। यानी कि हम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं अभी तक, तो उसमें आपने एक बेसिक चीज़ देखी होगी जो चीख चीख के मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है, आपको समझ में आता होगा कि हर एक चीज़ डिज़ाइन की जाती है फॉर द फोर्सेज ऑन द सिस्टम। अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो इसके ऊपर सॉइल का क्या आया, नीचे से यूडीएल आया है सर डब्ल्यू यू, तो मैं उसके लिए तो फाउंडेशन को यहाँ से डिज़ाइन करूँगा। यही कंसेप्ट है। तो एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया, अब छोटा सा पोर्शन उठा लिया तो सॉइल के नीचे से क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू यू लगा हुआ है। डब्ल्यू यू लगा हुआ है तो वो यूडीएल की कंडीशन हो गई, यानी एक ऐसी बीम ले रहा हूँ मैं, एक ऐसी बीम ले रहा हूँ जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है नीचे से, रिएक्शन ऑफ सॉइल का, वो उसका इफेक्ट देखना है मुझे यहाँ कॉलम के नियर पोर्शन पे। तो इसके लिए वन वे शेयर को डिज़ाइन करते हैं, और इसका जो कोड ने बोला है कि इसका जो क्रिटिकल फेस है वो कहाँ पे है, तो वो है एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, एट अ डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ डी। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, यही पढ़ते हैं, वही चल रहा है अपना यहाँ पे भी, फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम से डी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये डी पे जाते ही आप एक बीम बना सकते हो जिसपे यूडीएल लग रहा है नीचे से सॉइल के, उसके जितना रिएक्शन जितना। तो आप कहेंगे क्या सर सिर्फ इसी डायरेक्शन में लेना है, क्या ये ऊपर नहीं होगा ऐसे? नहीं यार, यहाँ पे भी डी पे ही जाओ, यहाँ पे भी आप डी पे ही जाओगे, और ये देखो, और ऐसे एक बीम को ज्यूम करोगे यूडीएल के अंदर और फिर डिज़ाइन करोगे। और इसका क्या मतलब है, डी पे ही क्यों लिया, मतलब आपको कैसे पता चला कि फेस ऑफ कॉलम जो है वो डीप है? इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, उसका कंसेप्ट है डिस्पर्जन से। अपन ने स्लैब के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाया था, तब बात की थी कि जो लोड है वो डिस्पर्स होता है 45 डिग्री पे। तो सेम कंसेप्ट को उठाया, 45 डिग्री पे डिस्पर्स कर दिया। तो मुझे ये पता है कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, एक तो होती है ओवरऑल डेप्थ, और इसके नीचे आ जाएगा क्या, अपनी जो भी आनी है रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया जानबूझ के कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मेनली हमारी जो डेप्थ है डिज़ाइन के लिए, तो वो हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। अगर ये 45 डिग्री है और ये डेप्थ डी है, तो इसका जो फेस हो जाएगा ये वाला हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सर, तो ये भी डी है। तो वन वे शेयर के लिए याद कर लो फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम एट डी। बात करते हैं टू वे शेयर यानी कि पंचिंग शेयर की। पंचिंग शेयर इज चेक वेदर कॉलम विल पंच थ्रू द फाउंडेशन और नॉट। सिंपल कुछ नहीं, अभी तक आपको हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने स्लैब डिज़ाइन की थी और उसके नीचे कॉलम लगाए थे। फ्लैट स्लैब के अंदर हम बोल रहे थे अरे फ्लैट स्लैब जो है वो पंच कर सकता है स्लैब के अंदर। अब आपने उल्टा कर दिया, उसी स्लैब को ग्राउंड पे ले गए हो, ठीक है, और इसके ऊपर कॉलम लगा दिया है। सेम मतलब यूज़ वही है, बस थोड़ा सा एडिट कर दिया उसको अपने एज पर स्ट्रक्चरल नीड के। तो अब ऐसा ना हो कॉलम का लोड जो है वो बहुत ही छोटे एरिया में और इसको डिस्पर्स कर रहा है बड़े एरिया में। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की यूज़ की या आरसीसी की यूज़ की और कम रीइंफोर्स बार्स यूज़ की एज़ पर डिज़ाइन जो रिक्वायर्ड है उससे, तो हो सकता है कॉलम जो है इसके अंदर पंच कर जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ बताई है कि वो कहाँ पे होगा। तो पंचिंग शुड बी चेक्ड एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ट्रंकेटेड कोन इन डेप्थ। अब यहाँ पे 45 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये d/2 पे है, समझने की कोशिश करना। ये d/2 पे है और ये डेप्थ कितनी है, d, तो 45 नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रख सकते हो, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसको याद कर लो। टू वे शेयर के अंदर एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम ईदर सरफेस, यानी कि ये भी d/2 है और ये भी भाई d/2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इन लिमिटेड डिज़ाइन, यानी कि ये पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये टू वे शेयर की कैलकुलेशन में ही काम आने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो। बात करते अपन परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की। तो जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है
उसके बारे में फॉर फाउंडेशन इन टू वे शेयर में क्या कहा गया है, व्हेन शेयर रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, डेफिनेटली, क्योंकि हमको बोला गया है तुम्हें रीइंफोर्समेंट देनी है एज पर सॉलिड स्लैब, और सॉलिड स्लैब के अंदर तो हम शेयर रीइंफोर्समेंट देते ही नहीं है सर। बात तो सही है, इन जनरल नहीं देते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर फाउंडेशन बिल्कुल ही मतलब हमारी ऑप्शन ही फट जाएगी यार, नहीं दे सकते, डेप्थ नहीं बढ़ा सकते हैं और इतनी डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है, विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है, तब क्या करोगे, तब दे देना, तब दे सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट इन जनरल वी डू नॉट ट्राई टू प्रोवाइड shear reinforcement, इस बात को ध्यान रखना, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द shear reinforcement, नहीं दिया तो फिर shear stress कैसे कैलकुलेट करोगे, परमिसिबल shear stress कैसे कैलकुलेट करोगे सर, वो कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से जो है KS इंटू टाउ सी, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूँ परमिसिबल shear stress टाउ VP इज इक्वल टू KS इंटू टाउ सी। अब सर KS क्या है, 0.5 प्लस बीटा सी बट नॉट ग्रेटर देन 1, आ रही है बात समझ में, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और बीटा सी बीइंग द रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड टू लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम या फिर कैपिटल। और टाउ सी की वैल्यू कोई टेबल में नहीं बल्कि फॉर्मूले से निकलेगी, 0.25 FC के LSM, 0.16 FC के WSM। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाउ VP निकालोगे और फिर उसको चेक कर लोगे एग्जिस्टिंग शेयर स्ट्रेस से, और हमें पता चल जाएगा कि वो टू वे शेयर से सेफ है कि नहीं। अच्छा, अभी भी हमको सर बात जो है थोड़ी सी समझ कम आई होगी, या इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। Let S represents the force on area between critical section and edges of footing. This has to be resisted by the perimeter around the critical face. देखो वैसे तो इसका मैंने इन डेप्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए जो स्टेप्स हैं, डिज़ाइन स्टेप्स हैं, उनके लिए बचा कर रखा है, बट मैं दिखा देता हूँ क्योंकि अब मैंने बात कर ली है इस बारे में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टू वे शेयर के अंदर हमारा क्रिटिकल फेस d/2 पे फ्रॉम ईदर फेस ऑफ कॉलम है। सपोज ये एक कॉलम है A/B डायमेंशन का और फुटिंग दी गई है BY कैपिटल L की, तो ये क्रिटिकल फेस हुआ जो डैश 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 d/2 पे है। तो ये रेड से जो डिनोट कर दिया मैंने, इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा इसको रेजिस्ट कर रहा है हमारा, इसको रेजिस्ट कर रहा है हमारा पेरीमीटर अराउंड द क्रिटिकल फेस। ये क्या कर दिया सर, देखो अगर ये जो S है इसको पहले देख लेते हैं, फिर पेरीमीटर अराउंड द क्रिटिकल फेस में समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसको। ओके, अगर यहाँ पे सॉइल का WU मान लो रिएक्शन है, तो वो WU ये रहा, इंटू B/L टोटल एरिया, उसमें से माइनस कर देते हैं A प्लस d/2 इधर और d/2 इधर, तो d हो गया ना, A प्लस D और B प्लस D दोनों साइड से, ये आ गया सर। तो आपको मिल गया सर फोर्स ड्यू टू दिस रेड शेडेड एरिया, इसको रेजिस्ट कर रहा है पेरीमीटर इनटू डेप्थ इनटू परमिसिबल स्ट्रेसेस। अब ये देखो ये फेस है, ठीक है सर, ये फेस आ गया पीयूष, आगे बताओ। अब इसका थोड़ा मैं एक कोशिश करता हूँ आपको एक 3D डायग्राम बना के दिखा सकूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो भी फेस बनाए हैं ये रेजिस्ट कर रहे होंगे, समझ रहे हो, द इफेक्ट ऑफ दिस WU का इफेक्ट मैंने आपको जो दिखाया है एरिया को, वही जो फेस मैंने भी बनाया वो रेजिस्ट कर रहा होगा। सो क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो पेरीमीटर ले लेते हैं, A प्लस D प्लस B प्लस D इंटू 2, तो चारों तरफ का पेरीमीटर मिल गया, डेप्थ है D तो हमें एरिया मिल गया। ओके, सरफेस एरिया हो गया ये एक तरीके से, इसका क्रिटिकल शेप का जो हमने बनाई d/2 के डिस्टेंस पे उसका, इनटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम चेक करके निकाल सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, वो डिज़ाइन स्टेप में आपको पता चल जाएगा। साथ में हमारे कोड के इन सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, हो गई होगी, वैसे मैं जानता हूँ नहीं आई होगी, मैं खुद बता देता हूँ क्या। ये जो मिनिमम डेप्थ और स्टील रिक्वायरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो आपकी मिनिमम डेप्थ है
वो एक तो आप देख सकते हैं वन वे शेयर और टू वे शेयर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, एक आप डेप्थ निकाल सकते हो सेफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग, एक आप निकाल सकते हो कि हमारे जो डेवलपमेंट लेंथ है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इतनी डेप्थ हो कि हम एलडी दे पाएँ आराम से, ये जो मैंने आपको दिखाई दी। तो इन तीनों में से जिसकी मैक्सिमम इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगी वो हम डिज़ाइन डेप्थ ले लेंगे और फिर उसके बाद स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। और डिज़ाइन में स्टील रीइंफोर्समेंट और स्पेसिंग कैसे देनी है, एज पर सॉलिड स्लैब। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज ये बात भी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि सॉलिड स्लैब की स्पेसिंग और रीइंफोर्समेंट, सॉलिड स्लैब फाउंडेशन की स्पेसिंग वगैरह को डिज़ाइन करना है एज पर सॉलिड स्लैब। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट आई फाउंड वर्थ डिस्कसिंग इन आवर लेक्चर। इसके बाद अब हम सीधे डिज़ाइन देखेंगे ऑफ फुटिंग, जो कि आइसोलेटेड फुटिंग का डिज़ाइन है और अदर फुटिंग्स का भी, जैसे जैसे चलते जाएंगे देखते जाएंगे। सो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा ये आप लोगों को कैसे डिज़ाइन स्टेप्स हैं, क्या हैं, जो हमेशा करते आया हूँ। तो गाइस ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप आई मेड इम्पॉर्टेंट conceptual clarity for you guys so that you can learn what is required to be done for the foundation as far as the competitive exam is concerned. So guys, I've tried my best to give you the best information. So before I leave, I request you guys subscribe this channel, share it with your friends, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल।